आइए आज समय के पन्नों को पलटते हैं और सुनते हैं एक ऐसे महान राजा की कथा जिनकी कीर्ति आज भी सदियों बाद भी गूंजती है। तो सुनिए, ये कहानी है भारत के उस राजा की जिसका नाम सिर्फ नाम नहीं रहा बल्कि एक उपाधि बन गया। एक ऐसा शासनकाल जिसे आज भी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि एक प्रतीक की है, एक ऐसी गूंज जो आज भी हमें सुनाई देती है। विक्रमादित्य नाम का मतलब ही सोचिए, शौर्य का सूर्य मतलब वीरता का सूरज। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये एक उपाधि थी जो अपने आप में उस राजा के साहस और शक्ति की पूरी कहानी कह देती है। तो इस महान राजा के विरासत के कई स्तंभ हैं। चलिए बात करते हैं पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की, और वो था न्याय। न्याय के प्रति उनका जो अटूट समर्पण था वो वाकई बेमिसाल था। अब देखिए, जब हम न्याय की बात करते हैं तो धर्म को समझना बहुत जरूरी है। उस समय धर्म का मतलब सिर्फ कोई कानून या नियम नहीं था, नहीं, ये एक कह सकते हैं कि एक कॉस्मिक ऑर्डर था, एक नैतिक व्यवस्था। और राजा विक्रमादित्य के लिए इसी धर्म का पालन करना उनके शासन की नींव था। सब कुछ इसी पर टिका था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा राज जहां कोई भी, चाहे अमीर हो या गरीब, अपनी शिकायत लेकर सीधा सीधा राजा के पास जा सकता था। और राजा विक्रमादित्य खुद हर किसी की बात पूरे ध्यान से सुनते थे। और फैसला, कहते हैं फैसला इतना तेज, इतना सटीक और इतना निष्पक्ष होता था कि सवाल ही नहीं उठता था। ये दिखाता है कि उनकी कहानियों में न्याय कितना जरूरी था। ये सिर्फ राजा का काम नहीं था, ये तो प्रजा का हक था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ न्याय काफी है? क्या ज्ञान के बिना सच्चा न्याय हो सकता है? शायद नहीं। और यहीं से हम पहुंचते हैं विक्रमादित्य की विरासत के दूसरे बड़े पहलू पर, ज्ञान का संरक्षण। बात करें ज्ञान की तो उनका दरबार, अरे वो तो एक खजाना था। एक ऐसा दरबार जो सजा था नवरत्नों से। जी हां, उस दौर के 9 सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क, 9 हीरे। और ये नवरत्न कौन थे? अरे एक से बढ़कर एक धुरंधर। एक तरफ महाकवि कालिदास तो दूसरी तरफ सितारों की चाल पढ़ने वाले वराह मिहिर। महान वैद्य धन्वंतरी भी वही थे, और अमर सिंह जैसे भाषा के ज्ञानी भी। सोचिए, एक ही छत के नीचे कितनी प्रतिभा इकट्ठा थी। ये साफ दिखाता है कि विक्रमादित्य के राज में ज्ञान और कला की कितनी कितनी ज्यादा कद्र थी। एक सोच थी जो उस दरबार की हवा में घुली हुई थी कि ज्ञान की खोज एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये उस पूरे युग की सोच को, उसकी आत्मा को पकड़ लेती है। उनके दरबार में ज्ञान का जैसे जश्न मनता था, और शायद यही वजह है कि उनके दौर को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमने न्याय और ज्ञान की बात तो कर ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विद्वानों से भरे दरबार के अलावा राजा को कुछ अलौकिक, कुछ पारलौकिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। ऐसी चुनौतियां जिन्होंने उनके सिर्फ साहस की नहीं बल्कि बुद्धि की भी परीक्षा ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर विक्रम और बेताल की कहानियों की। ये कहानियां कोई आम कहानियां नहीं थीं, ये तो एक दिमागी और नैतिक जंग थी। सोचिए, एक तरफ राजा विक्रम, जिन्हें उस चालाक बेताल को पकड़कर बिना कुछ बोले ले जाना है, और दूसरी तरफ है बेताल, जो हर बार एक ऐसी पहेली पूछता, एक ऐसा नैतिक सवाल खड़ा करता जिसका जवाब राजा को देना ही पड़ता था। शर्त यह थी कि अगर बोले तो बेताल वापस उड़ जाएगा, और अगर जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो राजा का सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। क्या कमाल की स्थिति है। बेताल की पहेलियां कैसी होती थीं? एक मिसाल देखिए। मान लीजिए एक परिवार को पकड़ लिया गया। पिता कहता है, बेटे के बदले मेरी जान ले लो। माँ कहती है, बेटी के बदले मुझे मार दो। अब अपहरणकर्ता का दिल पसीज गया। उसने कहा, ठीक है, किसी एक को बचा लो। अब सवाल यह है कि किसका बलिदान सबसे बड़ा धर्म है, पिता का या माँ का? देख रहे हैं, ये पहेलियां सिर्फ मजे के लिए नहीं थीं, ये तो धर्म, कर्तव्य और नैतिकता की गहरी परतों में ले जाती थीं। इंसानी कश्मकश पर एक गहरा चिंतन थी ये कहानियां। तो न्याय, ज्ञान और साहस, इन सब के बाद सवाल उठता है कि आखिर विक्रमादित्य की असली विरासत क्या है? क्या वो सच में एक राजा थे, या सिर्फ एक कहानी, एक मिथक, या फिर एक पैमाना बन गए जिससे बाकी राजाओं को नापा जाने लगा? मजे की बात यह है कि इतिहास की किताबों में इनके बारे में बहुत साफ साफ कुछ नहीं मिलता। विद्वानों में आज भी बहस होती है कि क्या विक्रमादित्य कोई एक राजा थे, या ये एक इतना बड़ा आदर्श था कि बाद में आने वाले कई राजाओं ने खुद को विक्रमादित्य कहना शुरू कर दिया। और सच कहूं तो ये बात उनकी कहानी को और भी शानदार बना देती है। शायद सवाल ये नहीं है कि क्या वो थे,
ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि वो क्या बन गए। लेकिन उनकी एक विरासत ऐसी है जिसे हम आज भी छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वो है विक्रम संवत कैलेंडर। माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व में एक बड़ी जीत के बाद इसकी शुरुआत हुई, और ये आज भी हजारों साल बाद भी हमारे सांस्कृतिक और आधिकारिक जीवन का हिस्सा है। ये कैलेंडर एक पुल की तरह है जो उस प्राचीन दुनिया को सीधे हमसे जोड़ता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अगर हम विक्रम संवत कैलेंडर को देखें तो अभी साल चल रहा है 2083। जी हाँ, 2083। ये नंबर अपने आप में एक सबूत है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती विरासत है। तो कुल मिलाकर देखें तो विक्रमादित्य क्या है? वो एक आदर्श राजा का प्रतीक हैं, अटूट न्याय का प्रतीक, ज्ञान के संरक्षण का प्रतीक और बेताल जैसी चुनौतियों का सामना करने वाले निडर साहस का प्रतीक। वो एक मानदंड बन गए, एक ऐसा मानक जिससे सदियों तक दूसरे राजाओं को परखा गया। और आखिर में बस एक सवाल, जब किसी राजा की कहानी हजारों साल तक लोगों को अच्छे कामों के लिए धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती रहे, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि इतिहास और कहानी के बीच की वो बारीक सी लकीर कहाँ है? शायद किसी कहानी की असली ताकत इस बात में नहीं होती कि वो कितनी सच्ची है, बल्कि इस बात में होती है कि वो हमें कितना बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है।